हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने प्रशिक्षु बैच में कंप्यूटर विषय को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम कंप्यूटर का अपना 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 2015 से लेकर 2016 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर करा दिए हैं। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहां सभी क्लासेस को देख सकते हैं। वहां प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट जो है वो बना दी गई हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2025 और यह हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है क्लासेस। ठीक है, तो क्लासेस का शेड्यूल देख लेते हैं। सुबह 11 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती थी। इसमें आपकी प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट शाम को 5 बजे बाल विकास की क्लास यानी कि पेपर नंबर 1 की क्लास। पेपर नंबर 1 का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो काजल मैम इसी समय पर आपको पेपर नंबर 2 पढ़ा रही हैं। नेक्स्ट हमारी शाम को 3 बजे कंप्यूटर की क्लास, शाम को 4 बजे संस्कृत की क्लास और शाम को 6 बजे गणित की क्लास होती है, जिसमें सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपने पेपर को। ठीक है, तो आज का पेपर है हमारा 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, और ये पेपर संख्या हमारी क्या है? पेपर संख्या 8 है और आपका पेपर जो होता है 25 मार्क्स का होता है और 1 घंटे इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। तो कंप्यूटर में क्या गति भी होती है, स्पीड यानी कि स्पीड भी होती है। वो बहुत ही कम समय में क्या करता है, बहुत अच्छे डाटा को हमें प्रोवाइड करा देता है। उसी प्रकार से शुद्धता, एक्यूरेसी भी होती है, वह गलतियां नहीं करता है। नेक्स्ट स्मरण शक्ति, नेक्स्ट क्या? ठीक है, नेक्स्ट है स्मरण यानी कि मेमोरी भी होती है। यहाँ पर स्टोरेज के लिए क्या होती है? स्टोर के लिए क्या होती है? इससे मेमोरी होती है स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके हैं। किस पर आधारित होता है कंप्यूटर का वर्गीकरण? तो कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है उसके विकास पर आधारित है, क्रियाकलाप यानी कि कार्य पर आधारित है, सॉफ्टवेयर पर आधारित है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वह विकास पर, क्रियाकलाप पर और सॉफ्टवेयर तीनों पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विंडोज माइक्रोसॉफ्ट है। क्या है? विंडोज माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो ये ग्राफिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उपयुक्त दोनों। यह ग्राफिक्स पर आधारित क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि ग्राफिकल आधारित जीयूआई यानी कि इसमें फुल फॉर्म दी है जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है। तो विभिन्न प्रकार के जो नेटवर्क हैं उनको जोड़ने के लिए किसका विकास हुआ है? तो विकास हुआ है इंटरनेट का। किसका? इंटरनेट का। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 MS एक्सेल है। तो MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यह क्वेश्चन 2016 में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखने को मिला है और ये हमारा 2017 में क्या है? 2017 में ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपको देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। MS एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू करता है? तो कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू करता है? तो कंप्यूटर पर एनालिटिक इंजन का। किसका? एनालिटिक इंजन का सिद्धांत लागू करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है? इनपुट डिवाइस किस कार्य में क्या है? इनपुट डिवाइस का कार्य क्या है? ठीक है, हमें इसमें ये बताना है। तो कंप्यूटर में आंकड़ों को एवं निर्देश प्रविष्ट करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। मतलब कंप्यूटर में हमें कुछ भी डालना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इनपुट डिवाइस का ही प्रयोग करते हैं। इनपुट डिवाइस क्या है? जैसे कीबोर्ड है, माउस है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किस में मापी जाती है? तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है उसकी स्पीड किस में? मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर की द्वितीय यानी कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी क्या है? तो आंसर देख लेते हैं। कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी यह कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों को क्या करती है? संकलित करती है तथा भौतिक रूप से यह आंकड़ों के बैकअप हेतु प्रयुक्त की जाती है। यह आकार में बहुत छोटी होती है तथा प्राथमिक मेमोरी से थोड़ी मंद होती है। ठीक है, क्या होता है इसका कार्य जो होता है, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, यह बैकअप का कार्य करती है। क्या करती है? यह बैकअप का कार्य करती है, जबकि जो प्राइमरी मेमोरी है वो सीपीयू में उपस्थित होती है। कहाँ होती है? सीपीयू के पास में उपस्थित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लैश डिस्क ड्राइव, ये सभी क्या हैं? ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है? हार्ड डिस्क ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है। ठीक है, क्या क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, ड्राइव डिस्क ड्राइव है। तो ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के क्या हैं? उदाहरण हैं। क्या है? सेकेंडरी मेमोरी के क्या हैं? उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सेकेंडरी मेमोरी हमने समझ लिया इसको अच्छे से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम ना देते हुए इसको जल्द से जल्द क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे आपका ज़्यादा समय भी ना जाया हो। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, वास्तविक यानी कि रियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वास्तविक यानी कि रियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो आंसर देख लेते हैं। वास्तविक यानी कि रियल ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूह का एक संयोजन होता है जो विभिन्न हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर क्रियाओं के मध्य समाचार स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न साधनों पर उचित सफल प्रयोग का क्या करता है? प्रबंधन सुनिश्चित करता है। ठीक है, इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि रियल यानी कि वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? रियल यानी कि वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ठीक है, तो आंसर देखते हैं। वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम, वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश का एक समूह होता है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य समाचार में जो स्थापित एक कंप्यूटर प्रणाली है उसके विभिन्न साधनों को उचित तथा सफल प्रयोग का प्रबंधन करता है। क्या करता है? उसके सफल प्रयोग का क्या करता है? प्रबंधन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 11 नंबर है, नोटपैड क्या है? नोटपैड क्या है? तो आंसर देख लेते हैं। नोटपैड क्या है? एक मेन्यू पर आधारित प्रोग्राम है। नोटपैड क्या है? यह एक मेन्यू पर आधारित प्रोग्राम है। नोटपैड से बनाए जाने वाली फाइल का विस्तारित नाम txt होता है। इस प्रोग्राम को चलाने पर मॉनिटर स्क्रीन पर इस प्रकार की विंडो प्रदर्शित होती है। नोटपैड के मेन्यू बार में सबसे पहला मेन्यू फाइल मेन्यू होता है। ठीक है, तो नोटपैड क्या हो गई? नोटपैड एक मेन्यू पर आधारित क्या होता है? एक ये मेन्यू पर आधारित प्रोग्राम होता है। नोटपैड के बनाए जाने से क्या होता है? फाइल जो होती है विस्तारित, जिसका नाम हम txt के नाम से होता है। ठीक है, इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हम मॉनिटर स्क्रीन पर इस प्रोग्राम का करते हैं, विंडो में क्या करते हैं? प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 12 है मल्टीमीडिया क्या है? क्वेश्चन क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया सूचना मनोरंजन सामग्री को संप्रेषित करने के लिए टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो तथा एनिमेशन जैसे विभिन्न माध्यमों को क्या करती है? उपयोग करती है। तो मल्टीमीडिया क्या है? यह सूचनाओं तथा मनोरंजन सामग्री क्या करती है? संप्रेषित यानी कि कम्युनिकेट करती है। करने के लिए जैसे टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, वीडियो है, ऑडियो है, एनिमेशन है, तो इन सब के माध्यम से क्या इसका उपयोग किया जाता है। यह एक इंटरेक्टिव मीडिया है। क्या है? यह एक इंटरेक्टिव मीडिया है जो उपयोगकर्ता को सूचना प्रस्तुत करने के लिए कई तरीके प्रदान करती है। इसके तत्व इंपॉर्टेंट है। इसके तत्व क्या है? जैसे शब्द है, चित्र है, चलचित्र है, एनिमेशन है, तो ये सभी क्या है? मल्टीमीडिया के ही तत्व है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि हमारा जो कंप्यूटर का सिलेबस है और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस जो है कंप्लीट करा दिया है। क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है वो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर आपको प्रोवाइड
की जा रही हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वहां जाकर आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। सभी क्लासेस को सीक्वेंस में डाल दिया गया है, आप उनको देख सकते हैं और इसके माध्यम से आप एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को देखते हैं अपने। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है वेब ब्राउजर क्या होता है। क्या है क्वेश्चन? वेब ब्राउजर क्या होता है। तो आंसर देख लेते हैं। वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है। क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है वेब ब्राउजर? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग हम वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट को, जिसका प्रयोग हम www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के कंटेंट को ढूंढने, निकालने, उसको प्रदर्शित करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउजर। इस वेब ब्राउजर में क्या होता है? टेक्स्ट पर आधारित सूचनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लिनक्स है। ठीक है, टेक्स्ट पर आधारित क्या होता है? टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउजर क्या होता है? इसमें टेक्स्ट पर आधारित क्या होता है? सूचनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए लिनक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 है ग्राफिक्स वेब ब्राउजर। क्या है ग्राफिक्स वेब ब्राउजर? यह टेक्स्ट और ग्राफिक्स, और किस पर? ग्राफिक्स दोनों पर आधारित होता है। किस पर? टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों पर आधारित होता है, दोनों का सपोर्ट करता है, इसीलिए इसको ग्राफिकल वेब ब्राउजर कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है? फायरफॉक्स है, क्रोम है, नेटस्केप है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो ये सभी क्या है? इसके उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, विंडो में एक नया फोल्डर आप किस प्रकार से बना सकते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। विंडो में नया फोल्डर किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आंसर देख लेते हैं। नवीन फोल्डर को बनाने हेतु निम्नलिखित क्रियाएं करनी पड़ती हैं। कोई भी हमें नया फोल्डर बनाना है तो हमें किस स्टेप का पालन करना पड़ेगा, इनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है अपने डेस्कटॉप के रिक्त स्थान यानी कि जो खाली स्थान है वहां पर माउस का, स्क्रीन का जो दायां बटन है, जैसे आपका ये माउस है, ठीक है, इसका एक ये होता है हमारा राइट बटन और ये होता है हमारा लेफ्ट बटन। जो दायां यानी कि राइट बटन है उसको क्लिक करें। इससे क्या स्क्रीन पर आपको एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, अपने डेस्कटॉप पर जाना है, वहां पर किसी खाली स्थान पर क्या करना है, माउस को रखना है और माउस के जो एरो है, ठीक है, जो कर्सर है उसको क्या करना है, वहां से आपको माउस पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप एक स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे जिसे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस मेन्यू में न्यू का क्लिक करें। इस पर एक न्यू का ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया विकल्प आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, उस न्यू पर हम क्या करेंगे, जो आपको न्यू दिखा है उसको हम क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, नया विकल्प जो है वो मेन्यू आपको दिखाई देगा और इस मेन्यू में हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप न्यू पर जाएंगे, पहले आप कहाँ जाएंगे, न्यू पर जाएंगे, वहीं पर आपको एक फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा। वहीं पर आपको क्या होगा, एक फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपना एक नया फोल्डर बना सकते हैं। आगे देखते हैं। अब डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर नाम दिखाई देगा। आप इस नाम से क्या कर सकते हैं, उस पर कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर फोल्डर है, ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे कि अंजलि है या फिर फोटोज हैं या पिक्चर्स हैं। तो इस प्रकार से आप फोल्डर का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकारों को बताइए। तो कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि नेटवर्कों को उनके भौतिक स्थिति के अनुसार मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन, जिसको हम लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ऐसे नेटवर्क सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं।
जो लोकल एरिया नेटवर्क के जो कंप्यूटर होते हैं वो एक सीमित क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा होनी चाहिए। इसका क्षेत्र जो है वो 1 किलोमीटर के बीच का होना चाहिए। जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उनका एक समूह लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़कर क्या करता है, उपकरणों की संख्या को अलग अलग कर सकता है। इन उपकरणों को हम किसी संचार केबल द्वारा जोड़ा जाता है। तो लैन का एक अच्छा उदाहरण क्या है, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी का जो एरिया होता है वो 1 किलोमीटर तक आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, नए नए उसमें क्या होता है, विभिन्न कंप्यूटरों से क्या होता है, नेटवर्क जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण के लिए एक कॉलेज के विभिन्न विभागों का तथा छात्रावास के बीच नेटवर्क। ठीक है, एक कॉलेज के और उसके विभिन्न विभाग हैं। जैसे कि एक आपने क्या किया, आपने एक वाईफाई लगा दिया, क्या किया, एक वाईफाई लगे थे। इसके विभिन्न क्षेत्र, जैसे कि ये आपका शिक्षा विद्यालय हो गया, यहाँ पर नैतिक शास्त्र है, यहाँ साइंस है, यहाँ मैथ है। तो ये प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से डिपार्टमेंट हो गए और यही जो आपका नेटवर्क है वो इन सब तक क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कहेंगे, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर तथा उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इनका कार्य क्षेत्र जो होता है वो कई महाद्वीपों तक यानी कि देश विदेश तक फैला हुआ होता है। यह एक बड़े आकार का डेटा नेटवर्क होता है। इसमें डेटा के संचरण की दर क्या होती है, लोकल एरिया की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है, तो यह जो वैन है, वैन का प्रयोग, वैन का जो क्षेत्र होता है बहुत व्यापक होता है। यह महाद्वीपों है, देश विदेशों है, यह इस सब में क्या पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस नेटवर्क का कार्य क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा व्यापक यानी कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, जिसमें विभिन्न लोकल एरिया, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है, ये क्या है, हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है। और यह जो है वो विभिन्न LAN यानी कि विभिन्न लैन एरिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। क्या है, विभिन्न लैन से जुड़ा हुआ, विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें अभी और कुछ रह गया, तो इसमें क्या है, इस नेटवर्क का कार्य क्षेत्र जो होता है व्यापक होता है। इसमें विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। वे आजकल विभिन्न शेयर मार्केट है, जैसे बैंकिंग है, वित्तीय संस्थान है, तो इन सब में क्या होता है, वैन का प्रयोग किया जाता है। इन सब में क्या होता है, वैन का प्रयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो हमारा लास्ट जो है वो नेटवर्क का प्रकार क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि MAN। जब बहुत सारे लोकल एरिया कंप्यूटर क्या करते हैं, नेटवर्क अर्थात लैन किसी नगर शहर के एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। कि एक नगर में क्या है, एक सिटी में एक सर्वर है और इससे बहुत सारे क्या हुए हैं, शहर जो हैं वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, मैन यानी कि क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आगे देखते हैं। तो इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसे संक्षेप में मैन भी कहते हैं। ये बहुत महंगे होते हैं। क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स केबल पर जुड़े हुए होते हैं और उसी पर कार्य करते हैं। ये टेलीफोन केबल ऑपरेटिंग और माइक्रोवेव लिंक द्वारा किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है सर्च इंजन किसे कहते हैं, या सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं। तो आंसर देख लेते हैं। डेटा को ढूंढकर लाने वाला जो ऐप होता है या फिर इंजन होता है, उसको हम सर्च इंजन कहते हैं, जो क्या करता है, डेटा को ढूंढकर लाता है। सर्च इंजन क्या है, एक ऐसा उपकरण है जो इंटरनेट पर मौजूद वेब पेजों, छवियों, वीडियो और अन्य ऑनलाइन डेटा को क्या करता है, इंडेक्स करता है। सर्च इंजन क्या करता है, इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न वेब पेजों के माध्यम से क्या करता है, छवियों है, वीडियो है, ऑडियो है या अन्य ऑनलाइन जो इंडेक्स हैं उन पर क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। जब आप कुछ खोजना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सर्च इंजन पर जाएंगे और कीवर्ड यानी कि वाक्यांश पर टाइप करेंगे। फिर सर्च इंजन पर क्या करेंगे, जानकारी को आप प्राप्त कर लेंगे। एक सूची आएगी, उस सूची के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सर्च इंजन इंटरनेट उपयोगकर्ता के लिए जानकारी खोजने का एक महत्वपूर्ण साधन है। क्या है,
सर्च इंजन जो है वो इंटरनेट में जानकारी को खोजने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह विभिन्न प्रकार के जानकारी तथा नए विचारों का खोज करने तथा दुनिया भर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या जानने में मदद करता है। तो इस सब की क्या करता है, ये मदद करता है दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार की जानकारी को ये प्रदान करता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? ये मैंने आपको अपने कंप्लीट लेक्चर में पढ़ाया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और मैंने वेब पेज के में जितने भी आते हैं, एक्सेस है, वर्ड है, एक्सेल है, तो इन सबको मैंने आपको पढ़ाया है। आप सभी क्लासेस को जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो आंसर देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस एक प्रकार का क्या होता है? डेटाबेज मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है? डेटाबेज मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा क्या किया गया है? बनाया गया है। यह इंजन को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तथा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के कंपास करके बनाया जाता है। इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं? तो इसका निर्माण जो है वो इंजन को ग्राफिकल इंटरफेस में, ठीक है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के साथ क्या किया गया है? इसको क्या किया गया है? कंबाइन किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी द्वारा अपने डीलर्स की जानकारी लाइब्रेरी पुस्तकों की क्या है, इसके माध्यम से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? एक कंपनी द्वारा अपने डीलर्स की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, लाइब्रेरी पुस्तकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, म्यूजिक स्टोर से गानों की एल्बम की जानकारी ले सकते हैं, आदि सभी कार्य जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? क्या है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? आज के समय में आप लोग ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से और स्नैपचैट्स के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन यानी कि बातें कर सकते हैं। तो इसको आंसर देख लेते हैं। जब दो इंटरनेट प्रयोक्ता अपने संदेशों का आदान प्रदान एक ही समय पर क्या करते हैं और एक ही समय पर एक साथ करते हैं, तो यह ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? यह ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है? सेम समय होता है और सेम टाइम पे क्या होता है? आप बातचीत करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया, आपने तुरंत उसका रिप्लाई किया, तो ये सभी क्या है? ये ऑनलाइन चैटिंग, इसको ऑनलाइन चैटिंग भी कहा जाता है। ईमेल को आप ऑफलाइन कम्युनिकेशन के रूप में समझ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ईमेल को आप ऑफलाइन कम्युनिकेशन के नाम से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, इसमें मैंने जैसे आपको ईमेल किया और आप कहीं कारणवश कहीं बिजी हैं, ठीक है, उसके बाद क्या, आपको जब समय मिला तो आपने उस ईमेल को जाकर देखा, फिर आपने उसका रिस्पॉन्स दिया, तो यह क्या होगा? यह एक ऑफलाइन कम्युनिकेशन की तरह ही प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। ईमेल में हम अपने कंप्यूटर पर संदेश लिखकर उस पते के विभिन्न व्यक्ति के मेल पर भेज सकते हैं। हमने जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा है वह व्यक्ति जब चाहेगा तब हमारा संदेश पढ़ेगा और जब मन करेगा तब उसका वो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको मैंने अपने लंबे से इसको मैंने अपने कंप्लीट लेक्चर में पढ़ाया है ऑनलाइन कम्युनिकेशन को, तो आप वहाँ जाकर सभी क्लासेस को देख सकते हैं। मैंने उसमें बहुत अच्छे से सिलेबस आपका कंप्लीट कराया है। आगे देखते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन की मदद से अलग अलग शहरों में, देशों में बैठे लोग जो हैं उनको आपस में मीटिंग करने क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। ये लोग एक सुनिश्चित समय पर उस समय सभी नेटवर्क जोड़कर क्या करते हैं? ISP के द्वारा दी जाने वाली चैटिंग की सुविधा को भी क्या करते हैं? उपलब्ध कराते हैं। आगे देखते हैं। परस्पर संदेशों का आदान प्रदान उसी समय टाइप करके माइक पर बोलकर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो गया। क्या हो गया? ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो गया। ठीक, पर ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर देखा है, कल की पेपर देखा था, आज हमने 2017 का पेपर देखा है। तो क्लास को आप ज़रूर देख लें, और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दें। आपके पास जो टाइम है बिल्कुल कम बचा है, इसीलिए आप जल्द से जल्द अपनी तैयारी को कंप्लीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें और हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।